तो भाइयों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन, आप लोगों में से कितने लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि मतलब गुजरात जायंट्स जो है वो ये टारगेट चेस कर लेगी? सच सच बताना, कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच हारने वाली है? आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। ग्रेस हैरिस सबसे पहले बैटिंग करते ही है एक खतरनाक लेवल की, मतलब आउट तो वो हो चुकी थी बहुत पहले ही, ऐसा उनका मानना था, वो चल भी चुकी थी, लेकिन कैप्टन स्मृति मांदाना ने ग्रेस हैरिस को रोक लिया। और वो जो उन्होंने ग्रेस हैरिस को रोका है वही सबसे बड़ा पॉइंट बना है इस मैच का, क्योंकि अगर ग्रेस हैरिस बिना रन बनाए चली जाती तो शायद आरसीबी 182 तक तो नहीं पहुंचती। वहां से ताबड़तोड़ शुरुआत मिला आरसीबी को। भाई साहब, स्मृति मांदाना ने रोक लिया किसी भी तरह और बॉल जो है वो बाहर निकल गई, बॉल विकेट पे नहीं लगाया भाई लोगों। वहीं से जो मैच है ग्रेस हैरिस ने बदल दिया। भले वो ज़्यादा रन बड़ी पारी नहीं खेली है कल, लेकिन जितना भी खेली उतना बहुत था गुजरात जायंट्स के लिए, है ना। फिर भाई लोगों उसके बाद है स्मृति मांदाना। अब देखो, स्मृति मांदाना को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े मैचों में उनको चलना है, बड़े बड़े मैचों में उनको चलना पड़ेगा भाई लोगों, क्योंकि स्मृति मांदाना को वो वाला काम मिला है WPL आरसीबी में जो विराट कोहली मेंस में वो काम करते हैं, उनको वो काम मिला है, लेकिन वो बड़े बड़े मैचों में नहीं चल पाती है। ज़्यादातर मैचेस में हम वही देखते आ रहे हैं इस साल, है ना। तो स्मृति मांदाना को थोड़ा सा ध्यान देकर खेलना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि बाकी सारे बैट्समैन जो है वो उतना पकड़ कर नहीं खेलती है, तो उनको एक तरफ से पकड़ कर खेलना पड़ेगा। उसके बाद भाई लोगों यहाँ पर पैरी का जो रिप्लेसमेंट है वो अभी तक नहीं मिला है आरसीबी को, और इस चीज़ के ऊपर अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आरसीबी ना मैचेस जीतते जा रही है, तो इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि एलिस पैरी का रिप्लेसमेंट क्या हुआ। जो रिप्लेसमेंट में सयाली सदघरे को लाया गया था, भाई साहब वो सयाली सदघरे उस तरीके से खेल ही नहीं पा रही है, तो उनका रिप्लेस क्या ही करेगी, है ना। बॉलिंग भी उनको नहीं दिया जा रहा था, 2 मैचेस तो खिलाए, कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं एंड बैटिंग भी उस तरीके का नहीं हो रहा है। इस वजह से जो है भाई लोगों ये हमको मानकर चलना पड़ेगा कि एलिस पैरी का अभी भी रिप्लेसमेंट नहीं मिला है आरसीबी को। सबसे बड़ा चर्चा का पॉइंट तो ये आगे भी बना रहेगा, अगर आरसीबी मैचेस हारेगी तो इस चीज को जरूर से देखा जाएगा, अभी तो जीतते जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, यहां पर राधा यादव द मैन ऑफ द मैच एंड द गेम चेंजर राधा यादव। भाई लोगों हम लोग सिर्फ जानते ही थे कि राधा यादव हाँ आरसीबी की टीम में है, बॉलिंग करती है। बैटिंग के बारे में 90% आरसीबी के फैंस नहीं जानते थे कि वो बैटिंग भी करती है, लेकिन भाई लोगों मैं आपको बता दूं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, तभी वो इंडिया की टीम में परमानेंट खेलती है और हर एक गेम में उनको मौका मिलता है। इसी वजह से भाई लोगों 47 बॉल पे 66 जड़ देती है और क्या पारी खेलती है भाई साहब, लाजवाब। 6 चौके उन्होंने जड़े हैं, 3 छक्के उन्होंने मारे हैं, और जो छक्के उन्होंने मारे हैं ना, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब वो जस्ट लियम लिविंगस्टन मार रहा हो। मतलब मैं खराब तरीके से नहीं बोल रहा कि लियम लिविंगस्टन मार रहा हो, लेकिन उस तरीके का वो शॉट्स खेल रही थी, जगह बनाकर कवर के ऊपर जगह बनाकर भाई स्वीप शॉट खेल रही है, स्वीप से छक्के मार रही है, ये गजब का बात है। देन उसके बाद भाई लोगों ऋचा घोष, एंड देखो ऋचा घोष बहुत ज़्यादा मोटिवेट करी है राधा यादव को। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा राधा यादव ने कि ये सारा क्रेडिट जो है वो ऋचा घोष को जाता है, क्योंकि वो ना मोटिवेट कर रही थी राधा यादव को कि किस तरीके से खेलना चाहिए है, किस तरीके को कब शॉट्स लगाना है, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में खेलते आती है आरसीबी के लिए और टीम इंडिया के लिए भी लोअर ऑर्डर में खेलती है, तो उनको ज़्यादातर एक्सपीरियंस है कि किस तरीके का बॉलर्स कहाँ बॉल डाल सकते हैं। तो भाई लोगों ऋचा घोष को ज़्यादातर क्रेडिट मिला है राधा यादव का 66 रन का, और ऋचा घोष ने भी 44 रन बना दिए हैं 28 बॉल पे।
अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही थी ऋचा घोष, एंड उनको पता था कि नदीना डी क्लर्क अभी भी बाकी है बैटिंग करने के लिए, वो आएगी तो वो अलग धमाल मचाएगी। तो इस वजह से जो है उनको बैट चलाना पड़ा, हर एक बॉल पे बैट चलाई वो, जिस वजह से बॉल कनेक्ट नहीं हुआ और लॉग ऑन पे कैच पकड़ लिया। तो इस वजह से ऋचा घोष आउट हो गए। एंड भाई लोगों फिर नदीना डी क्लर्क आती है। भाई साहब नदीना डी क्लर्क के लिए क्या बोला जाए, लिटरली बताओ कि नदीना डी क्लर्क के लिए क्या आखिर ऐसा तारीफ में बोला जाए जो उनको पसंद आ जाए। भाई तारीफ के लिए कोई शब्द बचा ही नहीं है, क्योंकि जस्ट एवी डिविलियर्स टाइप वैसा फील आ रहा है कि एवी डिविलियर्स ही बैटिंग कर रहा है। एंड लग भी रहा है वैसा कि क्या पावर हिटर है, क्या दमखम है नदीना डी क्लर्क में। भाई साहब 12 बॉल पे 26 रन ही बना पाई है, लेकिन जो 26 रन उन्होंने बना दिए हैं ना, वहीं से बैकफुट में चल गई थी गुजरात जायंट्स की सभी लड़कियां, है ना। क्योंकि देखो पारी थोड़ा ही रहे लेकिन वो दमखम रहे उस पारी में, वैसा वाला काम किया है नदीना डी क्लर्क ने भाई लोगों। देन आरसीबी के बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। 182 का टारगेट देती है आरसीबी, बहुत अच्छा टारगेट तो नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सामने जो है वो गुजरात जायंट्स की टीम थी। वो अभी तक लगातार 3 में से 3 गेम जीत कर आ रही थी, तो वो अलग डोमिनेट कर रही थी WPL 2026 में। इस वजह से हम कह रहे थे कि वो हार्ड टीम है WPL में। उनके बाद मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस उनके बाद आता है ना। तो 182 का टारगेट हमें लग नहीं रहा था वैसा कि हाँ हार्ड टारगेट है, हमें ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा था डर टाइप का कि उतना भी ज़्यादा नहीं है ना। आप लोगों को लग रहा था तो बताना ज़रूर कि उतना ज़्यादा टारगेट नहीं है जितना टारगेट देना चाहिए है गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट, है ना। आरसीबी के बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं भाई लोगों। देखो गुजरात जायंट्स के 2-3 ही मेन बैट्समैन थे। पहला थे यहाँ पर बेथ मुनी, जो ओपनर है गुजरात जायंट्स का, ओपन करने आती है। 14 बॉल पे 27 रन जड़ दी थी और वो सेट हो चुकी थी पूरा तरीका से। उनका काम ही है पावर प्ले का इस्तेमाल करना, वो अपना काम कर रही थी। लेकिन श्रेयंका पाटिल ने भाई लोगों ब्रेक थ्रू दिलवाया आरसीबी को। श्रेयंका पाटिल के लिए हैट्स ऑफ तो बनता ही है भाई लोगों। उसके बाद सौफिन डिवाइन है। देखो सौफिन डिवाइन भी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है। बॉलिंग से भी वो कमाल करी है, लेकिन बैटिंग से वो करने जा रही थी। लेकिन लॉरेन बेल जो है भाई लोगों एक बाउंसर मारती है सौफिन डिवाइन को, और क्या बाउंसर था वो, यहाँ पर आकर लगता है और वो बाउंसर, उसके बाद वो बैकफुट में चली गई। उसके बाद सौफिन डिवाइन जो है रन बनाने का सोची ही नहीं, समझ गई थी वो कि आरसीबी की लड़कियां आज तो भाई अलग ही मूड में है, किसी को चलने नहीं देगी। देन उसके बाद अरुंधति रेड्डी का एक बॉल आता है, गजब का बॉल आता है, ऋचा घोष ने कैच पकड़ा, और क्या कैच था वो। कैच से एक और चीज याद आया मुझे कि ग्रेस हैरिस ने क्या ही कैच पकड़ा है भाई लोगों। एक कैच था, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं, या फिर आप लोग देख लेना हाइलाइट्स में, क्या कैचेस पकड़ी है कल ग्रेस हैरिस ने। देन उसके बाद भाई लोगों गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन और गुजरात जायंट्स का भी कैप्टन, इसको आउट करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर गार्डनर आउट नहीं होती तो सभी खिलाड़ियों को आगे ले जाती, आगे पुश करती, रन चेस करने में मदद कर देती। गार्डनर को आउट करती है भाई लोगों लॉरेन बेल। देखो बड़े बैट्समैन को बड़े बॉलर्स ही आउट करते हैं, वो काम था लॉरेन बेल का। लॉरेन बेल ने कर दिखाया। लॉरेन बेल ने गार्डनर को आउट करके ये दिखा दिया कि भाई साहब मैं बड़े मैच का प्लेयर हूँ, है ना। देन उसके बाद आरसीबी के तरफ से लॉरेन बेल 3 विकेट निकालते हैं 4 ओवर देकर, और श्रेयंका पाटिल ने 3.5 ओवर में 5 रन निकालती है, 5 विकेट। भाई लोगों मैन ऑफ द मैच तो राधा यादव को दिया गया क्योंकि वो बॉलिंग भी करी है, लेकिन आई थिंक श्रेयंका पाटिल को देना चाहिए था ये मैन ऑफ द मैच। अब देखो राधा यादव को इसलिए दिया गया है कि इस तरीके का परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलता है राधा यादव के बल्ले से
ज़्यादातर, इस वजह से हो सकता है दिया गया हो। और बॉलिंग भी उन्होंने करा है, 2 ओवर 9 रन दिया है। तो कहीं ना कहीं श्रेयंका पाटिल बहुत ही बेहतरीन बॉलर है एंड एक अच्छा स्पिनर मिल गया है आरसीबी की टीम को। मैच विनर है भाई साहब, हर बार की तरह इस बार भी आरसीबी को मैच जिता ही दिया। भाई लोगों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी अपडेट्स आ रही है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।